हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है रितु और हम जो यहाँ पे चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं वो पर्यावरण अध्ययन, जो सीटेट और अदर स्टेटेट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था जैविक घटक तक। उसके आगे का टॉपिक आज हमने लिया है खाद्य श्रृंखला, यानी जो फूड चेन होती है, खाद्य कड़ी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ, और जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी यानी फूड चेन। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? जो विभिन्न जीवों का वह क्रम है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, तो वो एक दिशीय होता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे उदाहरण में पौधे को कौन खाता है? टिड्डा खा रहा है। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। और मेंढक को किसने खाया? सांप ने। तो जो पौधे हैं यानी उत्पादक हैं, उनको टिड्डे ने खाया तो उसे ऊर्जा मिली, टिड्डे को मेंढक ने खाया तो उसे ऊर्जा मिली, मेंढक को सांप ने खाया तो उसे ऊर्जा मिली। मतलब जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय हो रहा है, एक दिशा में एक से दूसरे में जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ये पिरामिड जो बनाया उससे वो हो गया। चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। यह होगा कि उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा छिप गया है वो मैं ओरली आपको डिफाइन कर देती हूँ। जो टिड्डा है उनसे क्या है? खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। जो पौधे हैं उनको टिड्डे ने खाया, वही सिंपल यहाँ समझाया गया है। और मेंढक को किसने खाया? वो खाद्य ऊर्जा, जब मेंढक टिड्डे ने पौधों को खाया फिर उनसे जो ऊर्जा मिली फिर उसको मेंढक ने खाया, मेंढक को उससे ऊर्जा प्रदान हुई, फिर उससे मेंढक को सांप ने खाया, उसे भी खाद्य ऊर्जा प्रदान हुई। तो इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर तक हो सकती है। 5 स्तर से आगे खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है फिर वो रुक जाती है, क्योंकि प्रत्येक जो स्तर पर उपभोक्ता है केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छिपाया, ज़्यादा नहीं है, उसे आपको डिफाइन कर दे रही हूँ। 10% यानी 10% ही ऊर्जा आगे वाले को मिलती है, 90% जो ऊर्जा है बची उसकी क्या हानि हो जाती है, ह्रास हो जाता है। यहाँ पे जो 10% जो संचित ऊर्जा का जो रूपांतर है, इसका एक सिद्धांत दिया था किसने? लिंडमैन ने। से 10% का सिद्धांत कहा जाता है। और ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? सूर्य होता है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य होता है। सूर्य से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, फिर आगे वो चक्र जो है फूड चेन चलता जाता है। यहाँ पे उदाहरण है कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस पिरामिड से चिप गया है। सबसे पहले सूर्य होगा, सूर्य के बाद उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जिसने उत्पादक को खाया उसे 100% ऊर्जा मिलेगी, उसको जब दूसरा खाएगा तो उसे सिर्फ 10% मिलेगी, मतलब 90% क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी, हानि हो जाएगी, उसकी ह्रास हो जाएगा। इस तरह से दूसरा खाएगा तो उसको 10 में से जो उसका 90% है वो ख़त्म हो जाएगी, उसे वो 1% ही बचेगा। इस तरह से आगे जाते जाते फिर यही बताया गया है कि 5 स्तर तक ही चलता है ये चरण, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जो ऊर्जा पिरामिड है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और यहाँ पे होगा आपका तृतीय उपभोक्ता। और ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो सबसे पहले उत्पादक, मतलब जो भी है सूर्य की किरणों से जो भी पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो उत्पादक होता है। फिर उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं, उसके बाद उसे द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद वो तृतीय उपभोक्ता में। तो इस तरह का ऊर्जा का पिरामिड बनता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा यहाँ से शुरू करें, स्टार्टिंग यहाँ से होती है नीचे से
और ये सीधा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा होता है, सीधा होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि सीधा होता है, उल्टा लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं, तो ये उल्टा नहीं है, इस तरह से सीधा है। सबसे पहले उत्पादक आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के स्तर जो होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला का स्तर है, पहले है दो स्तरीय। दो स्तरीय कौन से होते हैं, जैसे पौधे हैं उन्हें हाथी ने खाया, ये दो स्तरीय हो गया। त्रिस्तरीय कौन से होते हैं, पौधे को हिरण ने खाया और हिरण को बाघ ने, मतलब जहाँ पे 3 स्तर तक चले। 4 स्तरीय जैसे पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को बाघ ने खाया। और 5 जो स्तरीय होते हैं, जैसे पौधे यानी जो उत्पादक हैं उनसे टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने, सांप को मोर ने। इसके बाद आगे जो है वो खाद्य श्रृंखला जो है, जो उसकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, फिर उसका प्रवाह होना बंद हो जाता है, 90% हानि हो जाती है के बाद। तो ये 5 स्तर तक ही चलता है, क्या, खाद्य श्रृंखला का जो स्तर है। नेक्स्ट है नीचे खाद्य जाल। खाद्य जाल किसे कहते हैं, अनेक खाद्य श्रृंखला का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में वो एक दिशीय होता है, और खाद्य जाल में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो बहुदिशीय होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पारितंत्र में जो खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि ये पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक जो संतुलन है उसे बनाने के लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को लेके बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, तो उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुँचता है तो सीधा इसका जो प्रभाव है वो मनुष्य पर पड़ता है। ये सच है कि पर्यावरण की देख रेख का जो जिम्मा है वो मनुष्य पर है, परंतु ये भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मनुष्य पहुंचाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगती है, वैसे वैसे वे कहता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगता है। आज सबसे बड़ा जो विषय है वो पर्यावरण की रक्षा करना। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो पर्यावरण क्या है, मनुष्य और पर्यावरण का जो साथ है वो अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है, प्राकृतिक देखा होगा जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो उसका प्रभाव मनुष्य पर तो पड़ता है कि तूफान आ गया, भूकंप आया, बाढ़ आ गई, तो जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, पर्यावरण में जो असंतुलन आ रहा है उसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, उसका प्रभाव सीधा मनुष्य पे दिख रहा है। और मनुष्य ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये भी देखिएगा कि आदमी कारखाने बना रहा है, अपने आगे जो भी प्रोग्रेस कर रहा है उसके लिए पर्यावरण को वहाँ पे हानि पहुँचा रहा है, प्रदूषण इतना हो रहा है, तो इसका सीधा जो प्रभाव है वो पर्यावरण पे पड़ रहा है। पर्यावरण में जो उथल पुथल मच रही है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसका प्रभाव मनुष्य पे पड़ रहा है। तो क्या है, दोनों का जो साथ है वो अटूट है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। इसके सुधार के लिए जो प्रयास किए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पहले हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सबसे जो पहला सम्मेलन था मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाता है यहाँ से, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं सीटेट में। तो सबसे पहला जो मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1972 में, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें क्या था, इस सम्मेलन में ये स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। कौन से शहर में, स्टॉकहोम शहर में, और 5 जून 1972 को ये आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम हुआ, और ये 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। सेकंड है पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला प्रयास था। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास कौन सा किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन। कब, 1972 में। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। इसका जो सिद्धांत था वो क्या था, एक ही पृथ्वी।
इम्पोर्टेंट, एक ही पृथ्वी। पूछ लिया जाता है कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन था उसका क्या सिद्धांत था, तो एक ही पृथ्वी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। और इस सम्मेलन में 119 यानी 119 देशों ने हिस्सा लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। क्या प्रमुख उद्देश्य था कि जो पर्यावरण, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना था। इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, तो ये कब घोषणा की गई थी, ये स्टॉकहोम सम्मेलन में ही इसकी घोषणा की गई थी कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। और इस सम्मेलन में क्या है, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे, ब्राज़ील में। या तो ऑप्शन में ब्राज़ील रहता है, इस तरह से शहर का नाम भी दे दिया था। कब हुआ था ये, 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है 182 और 119। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था और पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें 182 देशों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा माइंड पे ध्यान रखिएगा, माइंड में थोड़ा सा जोड़ दे के देखना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं लोग। उन्हें यहाँ पढ़ा होता है दोनों, तो उन्हें याद नहीं रहता कि 119 कहाँ हुआ था और 182 कहाँ हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था, आप नोट डाउन कर लीजिए। और पृथ्वी सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा बस ध्यान देना है। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसका जो एजेंडा था वो 21 के नाम से जाना जाता है। इसका जो एजेंडा था किसका, पृथ्वी सम्मेलन का, उसे किस नाम से जाना जाता है, 21 के नाम से जाना जाता है। ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन और स्टॉकहोम सम्मेलन। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या अधिनियम बनाए गए, क्या उसके सुधार के लिए जो कार्यक्रम हुए, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो भारत में सुधार के लिए जो कार्यक्रम किए गए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। 1972 में जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो घोषणा की गई थी उसे लागू करने के लिए पारित किया गया। और ये अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख जो उद्देश्य था वो पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजनाएं बनाना। ये कौन से स्तर की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर, यानी भारत में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए गए वहाँ से। कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट था पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। कुछ आंदोलन भी किए गए पर्यावरण को रक्षा करने के लिए कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। जो प्रमुख आंदोलन है वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला था चिपको आंदोलन। किसने किया था, इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो नेता थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने किया था। ये कौन सा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और इस आंदोलन की शुरुआत आज के जो उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से हुई थी। जो आज गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड का एक जो शहर है, तो वहीं का एक रेनी गांव, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी
रक्षा करती थीं। जो चिपको आंदोलन था इसका नाम इसलिए रखा गया कि जो वहाँ की जो औरतें थीं तो क्या करती थी, वो पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि कोई उन पेड़ों को ना काटे। मतलब इसकी जो और भी घटना है कि लगभग 300 साल पहले राजस्थान में जो खेजड़ी नाम का जो गांव था वहाँ पे भी औरतों ने इसी तरह की मुहिम चलाई थी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। जो वहाँ की अमृता देवी थी उन्होंने भी इसी तरह से वहाँ के पर्यावरण संरक्षण जो था, मतलब पेड़ों को काटने से रोका, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि वो पेड़ों से चिपक जाती थी जो पेड़ काटने के लिए लोग आते थे, और बहुत सारी औरतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। जो मैंने एनसीईआरटी में आपको ये पढ़ाया है, अमृता देवी जो बिश्नोई से थी, खेजड़ी गांव की वहाँ की बात करी, जो वहाँ के लोग थे वहाँ बिश्नोई कहा जाता था, तो अमृता देवी बिश्नोई उनका पूरा नाम था। तो उन्होंने भी ऐसे ही एक आंदोलन चलाया था पर्यावरण संरक्षण को लेके। तो ऐसे ही जो चिपको आंदोलन था वहाँ पे भी औरतों ने ऐसे ही किया। उत्तराखंड का ये जो रैनी नाम का गांव था वहाँ पे जब पेड़ों को काटने के लिए कोई आता था वो चिपक जाती थी पेड़ों से, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन। ये 1993 में हुआ था, अपिक्को आंदोलन। इस आंदोलन के जो नेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे, और ये चिपको आंदोलन का ही रूप था। इसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई, जैसे चिपको आंदोलन था उसका ही दूसरा रूप था ये। इसकी शुरुआत जो थी वो कर्नाटक में हुई थी अपिक्को आंदोलन की। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी और अपिक्को आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कर्नाटक में हुई थी, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। नर्मदा आंदोलन जो 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। जो वहाँ पे नर्मदा नदी है वहाँ पे बांध बन रहा था, तो वहाँ के जो आसपास का एरिया था जंगलों का वो सारा वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो उसके जो वहाँ लोगों ने उसका विरोध किया, तो इसलिए उसका नाम नर्मदा आंदोलन पड़ा 1989 में। तो ये थी फ्रेंड मेरी आज की क्लास। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है सीटेट का, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बिना इतना डिप्रेस होकर ना पढ़ें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना पढ़ें। बस आराम से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होती है।